increase the rebate limit to 7 lakhs in the नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आम बजट को लेकर आपने अब तक बहुत सारी बातें सुन ली होंगी, बहुत से दावे आपने सुने होंगे। बजट को सरकार ऐतिहासिक, क्रांतिकारी, हर एक वर्ग के लिए हितकारी बता रही है, तो विपक्ष ने बजट को लगभग हर बार की तरह इस बार भी दिशाहीन ही कहा है। ऐसे में सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हरियाणा को बजट से क्या हासिल हुआ है या फिर क्या हासिल होगा। हरियाणा के हित, हरियाणा के हिस्से के लिहाज से कितना मनोहर है बजट, बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। I present the budget for 2023-2024. 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए आम बजट को लेकर देश भर में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। सरकार से जुड़े नेता बजट को ऐतिहासिक, क्रांतिकारी, हर वर्ग के लिए हितकारी बता रहे हैं, तो विपक्ष बजट को खोखला और दिशाहीन कह रहा है। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आम बजट की न केवल तारीफ की, बल्कि बजट में हरियाणा के हक, हित और हिस्से से जुड़ी जानकारी भी साझा की। ये बजट हर वर्ग को ध्यान में रख करके पेश किया गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, एल्डरमैन हो, और जहां तक छूट की बात है, मध्य वर्ग के लोगों को इसमें काफी छूट दी गई है। व्यापारियों के लिए भी इसमें राहत है, किसानों के लिए भी इसमें विशेष तौर पर कई योजनाएं दी गई हैं, जिसका मैं आपके सामने कुछ वर्णन करूंगा। एक प्रकार से आम आदमी का ये बजट है, और इस बजट से निश्चित रूप से हमारा जो अमृतकाल, जो पहला वर्ष इसका है, तो इस अमृतकाल के पहले बजट से बहुत बड़े परिवर्तन ये सब आएंगे, और आगे दीर्घकालीन एक दिशा भी इस बजट में ये दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इस बार नई योजना बनाई गई, उसमें 66% का बजट ये बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने, जो कुल मिलाकर पहले 41,000 करोड़ रुपया था, 79,000 करोड़ रुपया, 79,000 करोड़ ये उसके लिए आवंटन किया गया है, जिसका निश्चित रूप से हरियाणा में भी हमको लाभ मिले। सालों तक हमने जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में से लिए हैं, 34,000 से अधिक मकान तो बन गए हैं, 23,000 मकान अभी निर्माणाधीन है। वैसे ये 57,000 मकानों का पहले से हमें पिछली योजना में लाभ मिला था। 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम, इसकी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो योजना बताई गई है, इसमें निश्चित रूप से हिसार का हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें भी हमको लाभ होगा। फरीदाबाद में एक हेलीपोर्ट 20 एकड़ जमीन पर हमने पहले ही प्रस्तावित किया है, ताकि वहाँ, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को उतरने में काफ़ी समय भी लगता है, उनको परमिशन नहीं मिलती है, उनकी प्रोसेस लंबी होती है। पास में ही गुरुग्राम में यदि किया जाएगा तो उस 20 एकड़ पर हेलीपोर्ट जैसा बना करके, और सुविधा ऐसे हवाई यात्रा गुड़गांव में 20 एकड़ का हम गुड़गांव में स्थापित कर रहे हैं, उसका इसके अंदर हमें लाभ मिलेगा, जो योजना बनाई गई है हेलीपोर्ट्स की। सीएम मनोहर लाल से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट पर प्रहार करते हुए आरोप लगाए कि बजट में आम जन के लिए कुछ नहीं है और हरियाणा को भी बजट से कुछ नहीं मिला है। तो मेरा तो सवाल ये है कि हरियाणा को क्या मिला है इस बजट में? हरियाणा में कोई, इस बजट में कोई हरियाणा को लाभ नहीं है। कोई भी, जो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे कि हरियाणा को राहत दें, कोई ऐसी राहत हरियाणा को नहीं। एक सर, जिस तरह से टैक्स का जो स्लैब बनाया गया है, उसमें कुछ रिलीफ देने की बात है, वो तो मैं कह दिया शुरू में, तो उसका लाभ किसको होगा? भाई महंगाई बढ़ेगी तो उनको तो कोई लाभ ही नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उनको क्या लाभ है? वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अरे क्या किया भाई, किसान फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कम कर दी, हर चीज में हो गया, तो उसको किसानों को क्या लाभ मिलना है? जाहिर है बजट को लेकर दावेदारियों और वार पलटवार का दौर शिखर पर है। सीएम मनोहर लाल ने बजट को देश के साथ साथ हरियाणा के लिए क्रांतिकारी और बेहतरीन बताया है, तो वहीं विपक्ष बजट को आंकड़ों का खेल बता रहा है। इस बीच हरियाणा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है।
ऐसे में देखना ये है कि हरियाणा के बजट में इस बार क्या खास रहता है और सरकार के दावे के मुताबिक अगर ये बजट हर वर्ग के लिए हितकारी है तो इसी साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना चुनावी फायदा मिलता है। न्यूज डेस्क। तो बजट को लेकर हर एक पहलू पर बात होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी से प्रवक्ता रमन मलिक जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हैं। इनेलो प्रवक्ता रजवंत हिनवाल जी जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ चर्चा में। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से कर लेंगे। रमन मलिक जी, हरियाणा के लिहाज से जब हम बात करते हैं, हालांकि सीएम कहते हैं क्रांतिकारी बजट है, बीजेपी के नेता और सरकार से जुड़े तमाम नेता बजट को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कहते नजर आए हैं, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में अगर हम समझना चाहें कि हरियाणा को आखिर मिला क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये विजन जो है कि जी हरियाणा को क्या मिला, और ये देश का जो बजट होता है और प्रदेश का बजट होता है, उसमें दो अंतर होते हैं। देश का बजट देश के लिए होता है, प्रदेश का बजट प्रदेश के लिए होगा। लेकिन हरियाणा को क्या मिला, ये जो विसंगति आप चर्चा में जो एक विसंगति आती है ना, वो किस लिए आती है उसको समझना चाहिए। क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी, जब हम कोalition में अटल जी के अंदर सरकार बनाई, हमने भी ये ध्यान दिया था। प्रॉब्लम ये होती है जी कि आप हमेशा ये बोलते हैं कि मैंने उस प्रदेश को वो दिया, उस प्रदेश को वो दिया। ये सबसे बड़ी भूल है। आप भारत के बजट में को प्रदेशों में बांट देते हैं, जबकि ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए बराबरी का अधिकार होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उन सभी के लिए, और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ना कि डिस्पेंसेशन डॉक्यूमेंट। और एक और आपको चीज बता देता हूं, जो भी दिल्ली के लिए, केंद्र के लिए जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हरियाणा उससे लाभान्वित होता ही है। कोई भी, हरियाणा जो है दिल्ली को लगभग 3 तरफ से कवर करता है। क्या वो तीनों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली के लिए बनेगा वो हरियाणा को बेनिफिट नहीं करेगा? जब हरियाणा के ऊपर, जब पूरे देश के ऊपर जिस प्रकार से अवेलेबिलिटी ऑफ फंड बढ़ाया गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, एक्सपेंडिचर के लिए दर घटाई गई, तो क्या वो हरियाणा के लोगों पे बातें नहीं है? तो ये जो मेरा एक आरोप है वो ये है कि हम इसको, जो 70 सालों में एक बीमारी हमारे को लगी हुई है कि ये बंदर बांट हो रही है, बंदर बांट नहीं होती है कभी भी। बजट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज एलोकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जो आप बांट रहे हैं लोगों के बीच में, चल ये तेरा, ये तेरा, ये। एलोकेशन ये है कि आपने किसी एक कार्य के लिए ये एलोकेट करा। वो कार्य प्रदेश सेंट्रिक नहीं हो सकता, वो कार्य सिटीजन सेंट्रिक हो सकता है। तो ये बड़ा डिफरेंस है जिसको समझना चाहिए और ओछी राजनीति से हटना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आया कि आप इसे विसंगति अगर मानते हैं तो आपने सीएम की प्रेस वार्ता सुनी है मलिक साहब पूरी? सीएम ने बेहतरीन ढंग से आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ एक एक घोषणा को लेकर बताया कि ये घोषणा है और हरियाणा को ऐसे ऐसे ये हिस्सा या ये हरियाणा को ये लाभ मिलने वाला। सीएम तो आंकड़ों के साथ बताते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं विसंगति के, तो सीएम तो बताते हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। अच्छा, मैंने ये बोला कि इनडायरेक्ट बेनिफिट नेशनल कैपिटल टेरिटरी को 3 तरफ से होने से हरियाणा को हमेशा ही मिला है और मिलता रहेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो दूसरे परियोजना हो। तो इस बजट में नेशनल बजट होता है वो एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एलोकेशन होता है। और उसके माध्यम से जब मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया हरियाणा को क्या मिला है, तो आप उस पर डिबेट कर लीजिए कि हरियाणा को जो मिला है वो काफी है या ना काफी है।
हम डिबेट तो उसी पर कर रहे हैं, लेकिन आपने पहले ही उत्तर में कह दिया ये विसंगतियां हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए, आरोप नहीं लगने चाहिए। राज्यों के लिए अलग से भी ऐलान हो जाते हैं, लेकिन इस बार सीधे सीधे कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन सीएम ने जो प्रेस वार्ता की, इस बार मैं ये कह रही हूँ सर कि सीधे सीधे ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो घोषणाएं अलग अलग सेक्टर्स में की गई, उसमें हरियाणा को क्या और कितना फायदा मिलेगा, ये भी सीएम की ओर से बताया गया। बजट में दबादब अपने क्षेत्र के लोगों को दिए जाता था। आपको याद है ना वो समय जब पहले रेल बजट आता था और पूर्व की सरकारों में कैसे रेलों का आवंटन होता था कि जी तो आपके राज्य को मैं इतनी रेल दे रहा हूँ, उस राज्य को मैं इतनी रेल दे रहा हूँ। अच्छा, क्या रेल का अधिकार सिर्फ राज्यों तक सीमित है? ये पूरे 140 करोड़ लोगों तक सीमित है। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए गर्ग साहब, ये बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जी का कहना है कि अब ऐसा है नहीं कि किसी राज्य के लिए कोई घोषणा अलग से कर दी जाए। हालांकि हमने सीएम को सुना और सीएम की ओर से प्रेस वार्ता जो की गई आपने भी सुनी होगी। हरियाणा के लिए भी हितकारी, हर एक वर्ग के लिए हितकारी सीएम की ओर से कहा गया है, सबको साथ लेकर चलने वाला बजट इसे बताया गया है। बोले। देखिए ज्योति जी, इस बजट में ना तो आम जनता के लिए कुछ है, ना छोटे मध्यम व्यापारी के लिए कुछ है, ना किसान के लिए कुछ है। ना इस बजट के अंदर महंगाई के ऊपर अंकुश लगाने की बात करी, भी महंगाई के अंदर राहत देंगे, कोई जिक्र नहीं। दूसरा, छोटे मध्यम व्यापारियों किसी प्रकार की भी कोई राहत नहीं। यहां तक युवाओं को, ये सरकार जो मोदी जी बार बार बोलते थे 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को मैं नौकरी दूंगा इस साल, कोई चर्चा तक भी नहीं, कहीं भी रोजगार कैसे देंगे युवाओं को, कोई चर्चा नहीं। और जहां तक कि किसानों की 2 गुना आय करने की बात बार बार सरकार करती आ रही है, जबकि इन्होंने 362 रुपए गन्ने के रेट थे और कम से कम 1.5 महीने किसान आंदोलन करते रहे। सिर्फ 10 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाकर पूरी सरकार फीट थपथपा रही है। मैं कहूं दुगने छोड़ो, 1.5 छोड़ो, 1.25 कर दो। आप ये बता दे भी, किसान की फसल गन्ने की लगा लो, गेहूं लगा लो, धान लगा लो, कितना रुपए बचता है वो हिसाब लगा लो। दूसरी बात, जहां उम्मीद थी टैक्स के स्ट्रक्चर में सरलीकरण किया जाएगा, जीएसटी में राहत दी जाएगी, कोई चर्चा नहीं। इसी सरकार ने जैसे दूध था, दही था, कपड़ा था, चीनी थी, खाद थी, उन पर जो टैक्स लगाया, आटे पर टैक्स लगाया, ये उम्मीद थी उससे राहत मिलेगी। किसानों को ये उम्मीद थी भाई खेती में उपयोग आने वाली दवाई है, बीज है, खाद है, इन पे सरकार ने टैक्स लगा दिया था, या खेती में उपयोग आने वाले मशीनरियां हैं उन पर राहत मिलेगी, कोई जिक्र नहीं। कहाँ इन्होंने राहत दी? इन्होंने एक सुर्रा छेड़ दिया, 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स में छूट दे दी। वो कौन सी 7 लाख की छूट दे दी? ये भी आंकड़ों का खेल है, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। बार बार कल से टीवी में देख रहा हूं, अखबार में 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट। अरे किस चीज में छूट दी सिर्फ 50,000 रुपए के, जहां 2.5 लाख रुपए इनकम टैक्स लगता था वहां 3 किया। और रिबेट में तो आप अंतर समझते होंगे ना, रिबेट की बात करें उससे 5 लाख से 7 लाख किया गया के नहीं है। यही बता रहा हूं, यही आंकड़ों का खेल है। अच्छा। लोगों को गुमराह करने वाली बात है, क्यों मैं इसकी पूरी जानकारी रखता हूं। एटीसी की छूट होती थी 1.5 लाख रुपए की, एटीसी की छूट खत्म कर दी गई और 7 लाख में 1.5 लाख रुपए जोड़ दिए गए। 5 + 1.5 6.5 50,000 रुपए बढ़ा दिए 2.5 के 3 में, और यह ऑटोमेटिक 50,000 रुपए 6.5 से 7 कर दिए। अच्छा। यही तो आंकड़ों का खेल है। और इनका खेल क्या है? गुमराह करना। सबसे पहले मैं भी बड़ा राजी हुआ
अच्छा, जब मैंने बजट सुना वित्त मंत्री जी का, मैं बहुत खुश हुआ। कहाँ खुश हुए? बजट के ठीक बात तो आप यहीं पर थे। मेरा मन था उसी टाइम। बजट के ठीक बात तो गर्ग साहब आप मेरी चर्चा में थे, आप कहाँ खुश हुए? उस वक्त भी आपने आलोचना ही की थी, उस वक्त भी आपने कहा था कुछ नहीं मिला बजट में। आपके नहीं, बजट खत्म होने के बाद दोबारा बैठा हूँ। अच्छा। एक आपकी डिबेट 9 से 11, उसके बाद बजट खत्म होने के बाद दोबारा बैठा हूँ। अच्छा। जिस टाइम बजट खत्म 9-11 से लेकर लगातार मैं बजट देख रहा था, और बजट देखते ही मैंने उसी टाइम भी आप थे डिबेट का, आप ही हैंडल कर रहे थे ज्योति जी, मुझे अच्छी तरह याद है। साथ में केशव जी आपके साथ थे। मैंने उसी टाइम जब दिमाग में उस टाइम तक भी मुझे याद था कि 7 लाख की छूट हो गई, मगर जब मैंने पूरा बजट पढ़ा, आंकड़ों का खेल देखा, अरे किस प्रकार गुमराह कर रहे हैं, किस प्रकार धोखेबाजी कर रहे हैं, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज भी आप देखोगे सभी 7 लाख की छूट, कौन सी 7 लाख की आपने छूट दे दी? आप एक तरफ कह रहे हो 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 पर 10 लगेगा, मतलब 7 की छूट दे रहे हो, 3 से 6 पर क्यों ले रहे हो? यही तो मैं चर्चा में आगे बढ़ते हुए ये लोग जो क्या है। ठीक है, अभी चर्चा में आगे बढ़े, हम इनेलो को भी चर्चा में जोड़ लें गर्ग साहब। रजन जी, मैं एक आधा मिनट और लूंगा ज्योति जी। इस बजट के अंदर एक बात और मैं आता हूँ, इस बजट के अंदर जब महिलाएं, जब आपके टीवी पे पहले भी बैठती थी, कोई रसोई गैस के अंदर रियायत नहीं, पेट्रोल डीजल की रियायत नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बजट में बड़ा लाभ मिला, ना तो अच्छी शिक्षा, ना चिकित्सा पे जिक्र तक नहीं किया गया। जहां तक कि हरियाणा के अंदर 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। मैं यही सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुम कहां से अच्छी शिक्षा दोगे? लोग सरकारी हॉस्पिटल में ना तो अच्छे बेड है, ना सफाई व्यवस्था है, ना दवाइयां हैं, ना कोई मशीनरी है। आप ना अच्छी चिकित्सा दे पा रहे हो, ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे हो। और बात क्या है, अभी हरियाणा के लिए अच्छा बजट था, कौन सा हरियाणा को रियायत मिली है ये बता दें मुख्यमंत्री जी। ये रेल लाइनें, नई रेल लाइन सीधे कोई घोषणा नहीं की गई है, डायरेक्ट कोई घोषणा राज्यों के लिए नहीं की गई है। ये हम शुरुआत में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। रजवन जी, किसानों के लिए भी हितकारी, किसानों के लिए भी हितकारी कहा जा रहा है कि बजट को सरकार की ओर से। गर्ग साहब, ऐसे तो आप पर ही चर्चा थम जाएगी ना। फिर आगे 2 मेहमान और इंतजार कर रहे हैं, उनको भी चर्चा में जोड़ने दीजिए। रजवन जी, किसानों के लिए खेती का आधुनिकीकरण को, साथ ही बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भी दावा ये है कि बेहतरीन ये बजट है। आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की ओर से कहा गया कि देश भर के साथ साथ जाहिर है हरियाणा के किसानों को भी इसका सीधे फायदा मिलने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए, देश कहीं ना कहीं कृषि पर आधारित है। एक समय ऐसा था कि जब कोरोना महामारी में सब कुछ बंद हो गया था और कृषि ने ही देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा था। और लगातार हम यही कहते हैं कि देश के अन्नदाता है तो हम हैं, और अगर उनकी अनदेखी अगर की जाए तो फिर कोई भी व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि बजट अच्छा है या बुरा है। बुरा तो कांग्रेस वाले अगर बात करें सत्ता में है तो निश्चित तौर पर उस चीज के लिए अगर हम बात ये कह सकते हैं कि बजट के पक्ष और विपक्ष दोनों चीज होती हैं। आज भाजपा वाले उसका कहीं ना कहीं पक्ष ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेहतर बता रहे हैं, और विपक्ष अगर उसको बेकार बता रहा है, उसमें खामियां बता रहा है, तो उसके कुछ कारण है। जिस प्रकार से अभी कृषि के बारे में आपने पूछा था, इन्होंने ही वायदा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। उसी कृषि को लेकर मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, और उस कृषि क्षेत्र में मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि पिछले साल 2022 में 1,51,521 करोड़ रुपए इन्होंने प्रावधान किया था कृषि और संबंध क्षेत्र में। लेकिन इस बार 22-23 के लिए 5% घटाकर 1,44,214 करोड़ रुपए और इन्होंने दे दिया, और ये कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया है। तो ये कैसे हो गया कि बजट अगर घटा दिया तो उनके लिए अच्छा कैसे होगा?
एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने कृषि के लिए क्रेडिट कार्ड उनको देने का काम किया, 1 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड का जो देने का, तो क्रेडिट का मतलब तो उधार हो गया। किसानों को कहीं ना कहीं लोन देने की, ऋण देने की बात हुई है, उनको कहीं ना कर्जदार करने की बात की है। अगर फसल बीमा का इन्होंने बजट घटा दिया तो क्या उससे किसानों का भला होगा? यही चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो आज तक, जब धीरे धीरे बजट खुलकर सामने आएगा, जब हम उसको रोजाना उस पर चर्चा करेंगे तो नई नई चीज निकल के आएगी और उसकी जो खामियां हैं वो आप और हम जनता तक भी पहुंचा पाएंगे। अभी तक तो ना खुद सरकार के भी समझ में नहीं आया, ये हकीकत तो ये है। आज हम भले इस चीज पर बैठकर कितनी ही चर्चा कर ले, खुद सरकार के भी समझ में नहीं आया ये कि ये बजट है क्या और उसका कारण क्या है। इनका तो सिर्फ एक चीज है, आज बीजेपी वाले बैठे, इनको कहना कि आपको तारीफ करनी है, तो वो तारीफ तो करे जा रहे हैं, लेकिन उसकी जब खामियां सामने आएंगी तो चीजें आएंगी। अब जब चिकित्सा का अगर ये बजट घटा देंगे, जब उस पर और फिर कहेंगे कि हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बेहतर कैसे करेंगे? यही तो चीज समझ से बाहर है। एक चीज और भी आ गया था कि जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका 15,500 करोड़ रुपए था लास्ट ईयर, और अब उसे 12% घटाकर 13,625 करोड़ कर दिया, तो फिर वो अच्छा कैसे हुआ? कहीं ना कहीं किसानों के साथ अनदेखी हुई ना। कोई भी बजट आता है तो उसमें हम ये प्लान करना चाहिए कि महंगाई को कम कैसे किया जाए। ये तो यही चीज बताएंगे ना सरकार के पक्ष, वो लोग बताएंगे कि महंगाई कम होगी कैसे। इन्होंने घटाया किस चीज पर महंगाई, किन किन चीजों पर कम, जो दाम घटाए हैं, किन किन चीजों के दाम घटेंगे वो आगे निकट भविष्य में पता लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई माहौल आएगा जिससे महंगाई घटने का आएगी। आज जो हालात चल रहे हैं आम जनता का वो हाल है। हर साल ये नया बजट जरूर लेके आते हैं और उसमें ये कहते हैं कि हम जनता को फायदे पहुंचाएंगे। जनता के पास किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं पहुंचा। अगर हम बात करें आम जन की, जो हर आदमी सोचता है सिलेंडर की, गैस तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, आज ये जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल को लेके आना था, उस पर चर्चा ही नहीं हुई। डायरेक्ट डीजल और पेट्रोल, हम ये चीज मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जनता को बेनिफिट पहुंचाता है, उस पर चर्चा ही नहीं की। अगर वो जीएसटी के दायरे में आता, उसका रेट डाउन आता, तो निश्चित तौर पर जो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा है किसी भी चीज का, वो कम होता। वो अगर कम होता तो स्वाभाविक रेट डाउन ऑटोमेटिक आते, महंगाई कम होती। लेकिन सरकार इन चीजों के अलावा जनता को भ्रमित करने के लिए एक ऐसा आंकड़ों का जाल लेकर आए हैं जिससे किसी को कोई हल नहीं होने वाला, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात करते हैं लगातार, हम बात ये करते हैं कि स्कूलों को शिक्षा की बात करेंगे कि शिक्षा को बढ़ावा देंगे, लेकिन स्कूलों को अगर बंद कर दिया जाएगा तो शिक्षा को बढ़ावा कहां दिया जाएगा? ये वही लोग हैं जो सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने का काम करते हैं और ये फिर कहते हैं कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे बेहतर शिक्षा मिले। क्या निजी क्षेत्रों में ही बेहतर शिक्षा मिलती है? रेलवे की बात इन्होंने की, इन्होंने रेलवे का बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, इसी बीच कह दिया गया कि निजीकरण निश्चित तौर पर किया जाएगा। तो वो चीज क्या है? जब इतना भारी बजट रेलवे को अगर दे दिया गया, उसके बाद भी निजीकरण की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ सोचने की बात जरूर है कि सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है। जो जनता को जो चीज हम बार बार कह रहे थे कि इन्होंने सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम किया है, ये निजीकरण की ओर लेकर जाने का काम कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस बजट से हमें कितना नुकसान होगा, वो आने वाला समय बताएगा। अच्छा राजकुमार जी, चूंकि देखिए चुनाव भी करीब हैं और इस साल की बात करें 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव के, एक तरफ इसे लोक लुभावन के साथ साथ चुनावी बजट भी कहा जा रहा है कि मध्यम वर्ग के लिए खास तौर पर सरकार ने पिटारा खोला है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए कुछ है नहीं बजट में। नहीं ज्योति जी, सच इन दोनों के बीच है। इस साल 9 राज्यों का चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है और उससे पहले का ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। बिल्कुल जैसे कि उम्मीद थी कि इस बजट में कहीं ना कहीं चुनाव की छाया दिखेगी, वो दिख रही है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा इस महीने में नहीं है कि हम लोग पिछले कुछ सालों में आदी हो गए चुनाव के चलते रेवड़ियों में, तो हम इस बजट में रेवड़ियां नहीं है जी। कुछ लोगों को उम्मीद नहीं होगी। हालांकि मोदी सरकार के कामकाज को देख लें, पिछले 8-9 साल 10 साल के को 9 साल हो गए, तो रेवड़ियों की उम्मीद बहुत तार्किक नहीं थी, क्योंकि वो आए दिन खुद प्रधानमंत्री और बाकी लोग भी रेवड़ियों के खिलाफ ही बोलते हैं। लेकिन हाँ, कुछ राहत है। वो राहत क्या है? प्रत्यक्ष तौर पर अगर आप देखें, जो इनकम टैक्स में राहत मिली है, हालांकि वो बड़ा तकनीकी और जटिल मुद्दा है, उसको समझ पाना उतना आसान नहीं है। जो राहत है वो नए इनकम टैक्स स्लैब में है, नए इनकम टैक्स जो सिस्टम है उसके तहत है। उसमें आपको 7 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम है, लेकिन जो पुराना टैक्स सिस्टम है उसमें नहीं है।
तो इसको जो टैक्स के जानकार हैं बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं कि जो लोग जिनकी आमदनी सालाना 7 लाख तक है या 7.5 तक भी है, क्योंकि अब 150,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा, उनके लिए तो नया टैक्स सिस्टम ठीक है। लेकिन जिनकी आय उससे ज्यादा है उनके लिए अभी भी पुराना टैक्स सिस्टम ठीक है। तभी दोनों रखे गए हैं, सरकार खुद से करदाता को खुद से ऑप्ट करना के दोनों ही रखे गए हैं, जो भी लगे जहाँ जी थोड़ा चेंज है क्योंकि पिछली बार आपको चूज करना था, इस बार बाय डिफॉल्ट नया वाला होगा। बिल्कुल। हाँ, और आपको पुराना चूज करना पड़ेगा, उसके लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। ये जो है, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी इसमें भी, इस देश में करीब 8 करोड़ टैक्स इनकम टैक्स पेयर्स है और उनमें से इनकम टैक्स विभाग का आंकड़ा ये कहता है कि 90% की आमदनी सालाना 7 लाख के आसपास है, 7 लाख के नीचे है। तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 90% इनकम टैक्स पेयर को इससे राहत मिलेगी जी, इसमें दो राय नहीं है। अब ये अलग बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो 90% का जो इनकम टैक्स के कलेक्शन में जो शेयर है वो बहुत कम है, 3% के करीब है। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। तीसरी बात, हमें एक चीज समझनी होगी कि उदारीकरण हमारे देश में शुरू हुआ 1991 में। उसके कुछ साल बाद तक अगर आप देखें तो बजट पैमाना होता था कि क्या चीज सस्ती होगी देश में, क्या चीज महंगी होगी। लेकिन अब जब उदारीकरण हो गया, जीएसटी भी आपके यहाँ लागू हो गया, तो अब बजट से बहुत ज्यादा चीजों के दामों पर सीधा असर नहीं पड़ता। अब बजट पैमाना बन गया, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद। खासकर कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन अब वो फोकस ज्यादा है। अब ज्यादा फोकस में चीजें रहती हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। बहुत अच्छी चीजें देश के लिए भविष्य की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इनके परिणाम तत्काल नहीं मिलते। समस्या वहां आती है। अभी जैसे आप देखें, कुछ प्रवक्ताओं ने बात भी कही कि महंगाई से राहत नहीं है, बेरोजगारी से राहत नहीं है, या उन पर राहत का कोई संकेत इस बजट में नहीं दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, महंगाई बड़ी समस्या है, लेकिन महंगाई से सीधी राहत तो नहीं मिल सकती। एक कोशिश की कि इनकम टैक्स पेयर को आप राहत दी, लेकिन वो सीमित वर्ग तक रहेगी जो इनकम टैक्स पे करते हैं और जो वेतनभोगी है। इसी तरह बेरोजगारी का सवाल है। सरकार के इसी बजट में दो चीजें हैं। एक तो यह कि 47 लाख युवाओं को 3 साल की ट्रेनिंग और स्टाइपेंड दिया जाए। अब सवाल ये उठ सकता है कि आप तो रोजगार चाहिए, आप तो 3 साल की ट्रेनिंग देंगे, स्टाइपेंड देंगे, रोजगार कहां से आएगा? तो ये तात्कालिक और दूरगामी लक्ष्यों का फर्क है। तीसरा, रोजगार सृजन के लिए 10 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई जी, और जाहिर है कि उसका परिणाम आने में समय लगेगा। बिल्कुल। इसी तरह कृषि क्षेत्र की बात है, तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की बात है, कृषि के उत्पादन में फसलों के विविधीकरण की बात है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात है, उन सबके लिए बजट एलोकेशन है। लेकिन ये सारी चीजें वो है जिनमें समय लगता है परिणाम आने में। तो हमें उस कसौटी पे इसको देखना हुआ। दूसरा, 80 करोड़ लोगों को रियायती दर पर राशन की बात हो रही थी, अब उनको मुफ्त राशन दिया जाएगा, उसकी अवधि बढ़ा दी गई। तो ऐसा में कुछ नहीं है, लेकिन अगर सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखें, कोविड काल को ध्यान में रखें, उसके चलते आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखें, तो देखना पड़ेगा जो संभव था वो सरकार ने यथासंभव करने की कोशिश की है। सरकार का नेतृत्व भी राजनीतिक दल करता है जिसे चुनाव लड़ना है जी। तो अगर उनके वश में इससे ज्यादा करना होता आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर, शायद वो भी करते राइट। ये भी बिल्कुल। अभी जो परिस्थितियां थी, हालांकि शुरुआत में भी वित्त मंत्री की ओर से भी जिक्र किया गया, और ये अपने आप में तथ्यात्मक भी है मलिक जी, कि दुनिया भर में हालात बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि दावा ये भी है सरकार का कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ की हो रही है, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसे लेकर भी, और महंगाई भी दूसरे देशों के मुकाबले दावा के सरकार का कि कंट्रोल में है। अभी राजकुमार जी जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया गया 1 साल के लिए, तो इसका भी ये एक ऐसा फैसला कि जिसका सीधे सीधे फायदा नजर आ रहा है गरीब लोगों के लिए। देखिए, लगभग 30 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है यूएस की, और हमने लगभग 85 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने की ये व्यवस्था बनाई। तो अगर मैं उसको उसी हिसाब से देखूं तो पिछले 28 महीने जमा ये 12 महीने, ये 40 महीने
अगर आप यूएस की 3 गुना पॉपुलेशन को लगभग भोजन खिला रहे हैं तो आप अपने देश के मानस के चरित्र के बारे में खुद ही बता रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा राजकुमार जी ने उठाया, मैं भी आपको बता सकता हूँ आईएमएफ का अभी लेटेस्ट आंकड़ा है, मैंने अपना ट्वीट भी करा जिसमें सारा वो आंकड़े दिए हैं और उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 2022, 2023, 2024 की क्या आंकलन है और कौन सा देश जो बड़ी 15-16 इकोनॉमी है वो कहाँ पे है और उसमें भारत एकमात्र ऐसा है जिसका 6% से ऊपर है, बाकी सबका नीचे है, किसी का 0.6 भी है, किसी का 0.2 भी है, किसी का नेगेटिव भी है। लेकिन मैं अब बात करता हूं जो हमारे विपक्ष के मित्र बार बार एक आरोप लगाते हैं, ये जो 10 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ करा गया इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कहाँ जाना है साहब? ये कोई ये 2G 3G कोलगेट जी जीजा जी वाला एरा तो है नहीं कि परिवार की जेब में जाना हो, ये तो देश के पास आना है, देश के पास आता है। जीएसटी की बात करी जाती है, मेरे बुद्धिमान दोस्त हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि ये परव्यू कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा जीएसटी के दायरे में और जीएसटी किस पे बढ़ाई जाएगी घटाई जाएगी, ये केंद्र सरकार के पास नहीं है, बिल्कुल ये जीएसटी काउंसिल के पास है। उसके अलावा ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम के जो ओल्ड इनकम टैक्स और न्यू इनकम टैक्स का जो विषय है उसमें अभी भी चयन है, 2024 के बाद आएगा। हमने बड़े लोग जो फायदा उठा लेते थे उनको हमने ये कैप करा कि आप जो 54F और 54 सेक्शन है उसके दायरे में आके आप मकान एक मकान बड़ा बेचते थे, उसमें से कुछ और घर के एक और बड़ा मकान ले लेते थे, तो पूंजी जो है उसके ऊपर आप टैक्स नहीं देते थे, उसको भी हमने कंट्रोल करा। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है और बाकी अन्य विषयों की बात है, मेरे लर्नड जितने दोस्त हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये उनकी तरह स्टैटिक सरकार नहीं है। एक बुद्धिजीवी वित्त मंत्री रहा हुआ व्यक्ति जब सरकार यूपीए 2 और यूपीए 1 में चला रहा था तब इस देश के अंदर तब भी 85 रुपए डीजल पेट्रोल बिका जो आज 90 रुपए पे रो रहे हैं। और आज मैंने वो ट्वीट भी करा है, फ्लिप ट्वीट करी हुई है साहब, और ये 2012-13 का विषय है। तो मैं सिर्फ इतनी सी चीज आपको बता रहा हूँ, उसमें ऑयल पूल डेफिसिट वगैरह भी आता था। उसके अलावा भी मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया 2019 से लेकर 2022 के बीच में उथल पुथल हो गई है, चाहे वो कोविड का माध्यम हो चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, और उन दोनों से परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई है उसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, क्लाइमेट चेंज, पता नहीं कितना कुछ हुआ है, उसके ऊपर इनका ध्यान कतई नहीं जाता। और उससे भारत कैसे जूझ रहा है उसके ऊपर स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इनके पे ग्रेड से ऊपर है, इनकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड से ऊपर है। इन्फ्लेशन के ऊपर बार बार बात करी जा रही है, इन्फ्लेशन के लिए ये सरकार डायनेमिक है और उस सरकार ने बार बार इन्फ्लेशन के ऊपर ये लेकर आए कि जहां जब जो जरूरत थी उसके लिए प्रोएक्टिव कदम ये सरकार लगातार उठाती है। और ये डायनामिक सरकार है, ये इंतजार नहीं करती, ये एक्शन करती है साथ के साथ, जहां जो जरूरत है उसके लिए एक्शन आ जाता है। अब एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और जिसका मैं इनको समझना भी चाहूंगा कि ये समझाएं, ये जो मेडिकल कॉलेज और ये जो नर्सिंग कॉलेज का विषय रखा वो भी आपके सामने है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि आज आप ये बताएं कि मान्यवर इस देश को एक विजन, एक पॉलिसी चाहिए जिसके ऊपर बिजनेस टिकता है। आप बोलते हैं कि किसान को कुछ नहीं दिया, किसान को ये नहीं हुआ, किसान की आय दुगनी नहीं। मेरे को ये बता दो बाजरे की कीमत 2014 में क्या थी, आज क्या है? हमारे दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा, दक्षिण हरियाणा, राजस्थान, कुछ हिस्सा पंजाब का, ये बाजरे के ऊपर निर्भर करता है, वो क्या है? और सरसों का भाव देख लो, 2014 में क्या था, आज क्या है? तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक तरफ तो आप भाव बढ़वाना चाहते हो, दूसरी तरफ आप इन्फ्लेशन को रोते हो, तीसरी तरफ आप लिक्विडिटी को रोते हो, और उसके अलावा इतनी अच्छी तरीके से पेश करते हो जैसे किसी एक व्यक्ति ने जुपिटर की वेलोसिटी को पेश करा था।
चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए, हालांकि जब आप किसानों की फसलों की बात करेंगे तो विपक्ष फिर उसमें खाद बीज कितना महंगा हो गया है, डीजल के दाम कितने महंगे हो गए हैं, लेबर कितनी महंगी हो गई है, तमाम बातें विपक्ष भी कहता है। ये अगर तुलना होगी तो फिर हर एक पहलू पर तुलना होगी। 2013 में उत्पादन में किसान की कितनी खपत होती है, कितना बजट लगता है, उस पर भी चर्चा होगी। जी ज्योति जी। जी रजन जी बोलिए। 2013 में जब बीजेपी के लोग प्रदर्शन करते थे तो जो डिमांड उन्होंने उस समय रखी 2013 में, क्या उस तक आज तक पहुंच पाए हैं? उस जो डिमांड उन्होंने 2013 में प्रदर्शन के दौरान रखी थी, उस तक तो आज तक वो खुद भी नहीं पहुंचे हैं। किसानों की मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करते थे। ठीक है, बजरंग दास जी, आपने मेडिकल सेक्टर को लेकर बात की, तो 157 जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके साथ साथ नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे देश भर में। हरियाणा को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा, 6 नर्सिंग कॉलेज हरियाणा को भी मिलेंगे। तो और साथ ही इसके अलावा भी मेडिकल सेक्टर को लेकर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नर्सिंग कॉलेज तो एक ऐसी आप कह सकते हैं सौगात के अपने आप में जिसका सीधा फायदा पहली नजर में दिखता है। ज्योति जी, पहले तो मेरे साथी पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, मैं उसका स्पष्टीकरण दे दूं। ये जो सरकार थी 2014 में कहती थी हमारा राज आ जान दो, हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे। आज ये 90 रुपए नहीं, पेट्रोल 100 पार कर चुका है, मेरे साथियों ना पता हो तो। और यही कहते थे 410 रुपए हम 250 रुपए कर देंगे। आज भी सुन लो मेरे साथी, सुन लो रमन भाई, सुन लो। तो आज वो गैस सिलेंडर की लगभग 1100 रुपए हो गया है। इन्होंने बता दे कौन से खाद्य वस्तुओं पर इन्होंने सुविधा दी है, राहत दी है। ये कहती है जीएसटी हमारे हाथ में नहीं है, जीएसटी कौंसल, बिल्कुल सही बात है। जीएसटी कौंसल बना हुआ है, मगर किसके अधीन है? केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के अधीन है। और उसमें अलग अलग राज्यों के भी वित्त मंत्री हैं, उसमें आपके हिमाचल के भी वित्त मंत्री हैं, उसमें आपके राजस्थान के भी है, छत्तीसगढ़ के भी है, जहाँ कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी शामिल हैं उनमें। वो कभी आवाज उठाते हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएं। बताना चाहता हूँ, पूरे सभी प्रदेश के वित्त मंत्री है या मुख्यमंत्री उस मीटिंग में आते हैं, अपने सुझाव रखते हैं, मगर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं सारा कुछ चलता है जीएसटी कौंसल में भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उनके ही अफसर, उनकी ज्यादा राज्यों में सरकार, वित्त मंत्री उनका, अगर जो चाहे वो ही होता है, उसमें कहने की दो राय नहीं। अगर इनकी नींव ठीक हो, और भी टैक्स स्ट्रक्चर थे, साइकिल थी और थी, उसमें भी अप डाउन किया है इन्होंने, सुनना था और था। अच्छा, मेडिकल सेक्टर पर आते हैं, ये जो नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की बात है, नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की बात है, इसकी तारीफ करेंगे क्या? दूसरी बात, इसकी तारीफ करेंगे? हरियाणा की बात बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी। किसकी? नर्सिंग कॉलेज जो खोले जाएंगे उसकी तारीफ करेंगे? मेडिकल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं कि नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, हरियाणा को भी इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। तारीफ करेंगे बिल्कुल। जो मैं कह रहा हूं, हरियाणा सरकार हो, जो केंद्र सरकार कोई भी हो, अच्छा फैसला लेगी, अच्छा काम करेगी, उसका स्वागत करेंगे, करना हमारा फर्ज भी बनता है। मगर मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी आपके चैनल पर बोल रहे थे, मैं मुख्यमंत्री जी याद दिलाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ये वो सरकार है, आपने 5 लाख से ज्यादा बुढ़ापा बुजुर्गों की पेंशन काट दी, आपकी वो सरकार है। 10 लाख से ज्यादा आपने गरीबों के राशन कार्ड काट दिए। आप कहते हो हम गरीबों के हितैषी हैं, कहाँ हितैषी हुए? आप तो गरीबों का मुंह का निवाड़ा छीनने के लिए लग रहे हो। यो योजनाएं हमने 2005 से लेकर 2014 तक हमने जो गरीबों के दलितों के लिए, आम जनता के हित में लागू की, सारी आपने योजनाओं को बंद कर दिया। ये बजट जो है, सिर्फ मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये आंकड़ों की कलाबाजी है। ये चुनावी बजट था, सभी को उम्मीद थी, हमें भी उम्मीद थी कि ये बजट बहुत लाभकारी होगा और आम जनता को राहत मिलेगी, किसानों को मिलेगी, मजदूरों को मिलेगी, गरीबों को मिलेगी, व्यापारियों को मिलेगी। नू बता दे भी, छोटे व्यापारी को, मध्यम व्यापारी को क्या 1 रुपए की छूट दी। आपको एक नई बताता हूँ, आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों को ये फायदा पहुंचाने के लिए लग रहे हैं। जब बजट चल रहा था, एकदम से शेयर बाजार अप कर दिया। आप देखिए, जहां
इनकम टैक्स की बात करता हूँ। कंपनी जो है, कंपनियां इनकम टैक्स, कंपनियों को इनकम टैक्स में 22% अधिकतम टैक्स लिया जाता है। ज्योति जी 9,000 करोड़ रुपए ऐसे ही दिया है। अरे यार रुक जा रमन भाई, रुक जा, सुन लो। आपके समय में रमन भाई बोल लेना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लो। आप ये बताइए, बड़ी जो कंपनियां हैं, कंपनी के ऊपर अधिकतम इनकम टैक्स आप 22% लेते हो। छोटे मध्यम व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, यहाँ तक कि आम जनता से आप 30% ले रहे हो। ये दोगली बात क्यों? जबकि एमएसएमई को लेकर ये कह रहे हैं कि छोटे जो लघु और मध्यम उद्योग हैं, एमएसएमई के लिए जो सरकार ने किया, आप केवल बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप क्यों लगाते हैं? लूट के उनको दे रहे हो। आप देखियो, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने सारे बैंकों को, LIC को उनके पास रख दिया, दुनिया भर का अरबों रुपया लोन दे दिया। आज वो LIC अडानी का शेयर है जी, 4 लाख करोड़ से ज्यादा जनता का कितना भारी नुकसान हो रहा है। आपको कोई जवाब है देने के लिए? सरकार है, जब पंजाब में सरकार थी तब क्यों देते थे अडानी को कॉन्ट्रैक्ट? नहीं देना चाहिए था। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साइन करके गया सालों का कॉन्ट्रैक्ट। कौन की बात कौन कर रहा है? ये लोन देने की बात कर रहा है मेरे पुप्पे। रमन जी आप ये बताओ, आपने सारे बैंकों के अरबों रुपए लोन दे दिया, आपने LIC का जो पैसा था उसके कंपनी में लगा दिया। अरे यह सुना था सरकारी कंपनियां प्राइवेट कंपनी में कह जाती है, ये कौन सी नीति हो गई? और वो कंपनी फेल होने की हो रही है, कर्जे में डूब रही है। ये कल भाग्य क्या करोगे? क्या कर लोगे? भाग्य दो देश की जनता का 4 लाख करोड़ रुपया आज डुबो दिया आपने। कोई जवाब है? लोकसभा में जवाब दिया आपने? कोई जवाब लोकसभा में नहीं दिया। लोकसभा में विरोध हुआ, ये कहा भाई आज सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच करवाई जाए। आपने कोई जवाब दिया? मैडम ये बोलने क्या जाओ, आप बताओ, जनता का पैसा लूट के आप बड़े बड़े सेक्टरों को ले रहे हो, गरीब को और गरीब बना रहे हो, गरीब को और गरीब बना रहे हो। आप कहाँ कौन सी पॉलिसी लेकर आए हो? बड़ी ये समझ में नहीं आती। लपेट रहा हूँ नहीं बोलते जाओ नहीं। आप ये बताइए, अडानी को कर्जा दिया नहीं दिया? अडानी को अरबों रुपए का लोन किसने दिया? LIC का पैसा उसकी कंपनी में क्यों लगाया? ये कौन सी पॉलिसी हो गई? सरकारी कंपनियां, सरकारी पैसा आप प्राइवेट कंपनी को लगा रहे हो, ये कौन सी पॉलिसी होगी आपकी? ये सुना था प्राइवेट आदमी। बजरंग दास जी आप विषय पर बात न करके कहाँ चले गए हैं? देश के जब आप कहते हैं कि छोटे उद्योगपतियों के लिए कुछ नहीं किया गया, तो MSME को लेकर जो बजट में प्रावधान किया गया कि उस पर भी आप बात करने को तैयार नहीं है? वो मलिक साहब की ओर से बताया गया कि छोटे और मध्यम उद्योग के लिए भी तो सरकार ने राहत के रास्ते खोले हैं ना। अब कहाँ अडानी पर चले गए हैं? और मैं जवाब दे देता हूँ। मलिक साहब आप नहीं अब आप सुनेंगे, अब आप केवल आप नहीं बोलते रहेंगे सर, केवल आप नहीं बोलते रहेंगे, अब आप धैर्य से सुनेंगे। मलिक जी बोलिए। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि बजरंग दास जी बहुत सभ्य व्यक्ति हैं और वो कुछ इनके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन जैसे अभद्र टिप्पणियां ना करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी मेरे भाई मैं आपको याद कराऊंगा। नहीं बोला रमन भाई, मैं आपका फूफा नहीं हो सकता ना, ऐसा शब्द कभी बोलता ही नहीं। मैं आपका फूफा नहीं हो सकता सर। फूफा तो मेरा फूफा ही है यार। नहीं ये भाषा बड़ा भाई है। नहीं भाई है मेरा भाई है। आप सबसे पहले चले जाइए, अभी के अभी गूगल करिए। और मैं ये चीज आपकी सारे दर्शकों को बोलता हूँ, अपना फोन उठाइए, गूगल करिए, LIC स्कैम 1952 या 57 में हुआ था। उसके अंदर एक कलकत्ता के व्यापारी की कंपनी के शेयर जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद थे उस दिन हम विषय बहुत टेढ़े हो गया है सर। हम कहाँ चले गए हैं? मैं तो गर्ग जी को भी कह रही थी कि आप विषय पर रहेंगे। यही है ना, ये कोई सवाल पूछ लेंगे आप जवाब देने लगेंगे। क्यों ना बजट पर हम बात कर रहे हैं? जरूरी है। आपने कह दिया ना गूगल कर लें, दर्शक गूगल कर लेंगे, आपने बता दिया। मैं बता नहीं रहा बाकी, और मैं तो बिल्कुल समय बहुत कम है, फिर देखिएगा मुद्दे पर बात नहीं होगी। तभी मैंने कहा था कि आप लोग विषय पर बात किया कीजिए। दूसरी बड़ी चीज,
कि जो आप ये बोलते हैं कि ले लिया, जिस भाव पे LIC ने और दूसरी संस्थाओं ने खरीदा, जब खरीदा, वो आज भी इतने गिरावट के बाद भी दुगने से ऊपर या 3 गुना 4 गुना ऐसे पोजीशंस में बैठे हैं कैपिटल की। तो वो 2 चीजें हो गई। बात आप MSME की कर रहे हैं, गरीबों की कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी चीज जो है, इस सरकार ने ये जो बजट है इसके अंदर एवेन्यूज खोले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के एवेन्यूज खोले हैं, इंडस्ट्री के लिए एवेन्यूज खोले हैं, प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्या ये सारे एवेन्यूज जो हैं, अगर एक टीवी बनता है तो उस टीवी में लोहे का बना हुआ पेच भी काम आता है, छोटा सा, जो बिल्कुल एक कमरे की फैक्ट्री होती है। तो क्या ये जो बनेगा तो बटेगा नहीं? जैसे कांग्रेस के समय में जब खाया जाता था तो बांटा जाता था कांग्रेस के अंदर, वैसे ही इस देश में जब बनता है, इस देश में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस देश के अंदर तरक्की आती है तो सबको मिलता है। आज हरियाणा का 2,70,000 रुपया एवरेज इनकम पहुंची है, और जब ये कांग्रेस गई थी तो वो इससे आधे पे थी। तो ये जो फर्क है इसको समझना होगा। हम उस पुराने तकियानूसी अंग्रेजी जो एओ ह्यूम का और एक ब्रिटिश जिसे गुलामी में मानसिकता थी नेहरू जी की, उससे हटके हमने भारत की मानसिकता लाया है। चलिए अभी सबका साथ और सबका विकास। चर्चा को आगे ले जाते हैं क्योंकि टाइम अभी कम है। रजवन जी, गरीबों की जब बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का 66% बजट बढ़ाया गया है, और हरियाणा की जब बात करें, सीएम की ओर से आंकड़ा दिया गया कि 57,000 परिवारों को, ये लाभार्थी परिवार के, जिनमें से 34,000 को मकान मिल चुका है, 23,000 की प्रक्रिया अभी जारी है। तो ये भी एक वो फैसला के जो सीधे गरीबों को फायदा पहुंचाने वाला है, और हरियाणा के लिहाज से भी, चूंकि आंकड़े सीएम की ओर से दिए गए। ज्योति जी, अभी एक बात चल रही थी कि हमने लगभग 85 करोड़ लोगों को और उनको अनाज की सुविधा मुहैया कराई। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, कि इस सरकार में हमें जो चीज एक महसूस हुई है वो यही है कि अमीर आदमी और अमीर हो गया और गरीब आदमी और गरीब हो गया। वो इनके आंकड़ों से भी पता चलता है, ये खुद भी बताएंगे इनकी, कि जिन 85 करोड़ लोगों को जो आपने अनाज देने का काम किया है, क्या वो गरीब है? अगर वो गरीब है तो इसका मतलब आपकी सरकार में गरीबों की संख्या बढ़ी है, आपने गरीबों के लिए यही काम किया है। और अगर वो गरीब नहीं है, वो अगर मध्यम वर्गीय परिवार है, तो आपने रेवड़ी बांटने का काम किया है। ठीक उसी प्रकार से एक चीज बात अभी कर रहे थे कि जो व्यवस्थाओं की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, मैं कल भी इसी चीज पर चर्चा चल रही थी कि हम व्यवस्थाओं का आकलन कहां से करते हैं। हम व्यवस्थाओं का आकलन करते हैं कि शहरों में अगर लाइट लगा दी, सड़कें अच्छी बना दी, अंडरपास बन गया, और फ्लाईओवर बन गया, हम कह देते हैं कि विकास की रफ्तार तेज हो गई। लेकिन हम उन चीजों को लेकर गांवों में अगर जाए तो गांवों की भी हालत को देखना चाहिए ना, आकलन वहां से भी करना चाहिए। अभी 2G, 3G, 4G, 5G की बात चल रही थी। आज शहरों में ये जरूर कहते हैं कि 5G आ गया, 4G आ गया, अच्छी स्पीड आ गई, सारा काम हो गया। लेकिन ये चीज, इस चीज का कौन बताएगा कि गांव में आज भी 2G और 3G काम नहीं कर रहा, प्रॉपर काम नहीं कर रहा, वहां आज भी नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है। एक तरफ बात करते हैं एयरपोर्ट बना देंगे, हमने देश में नए 50 एयरपोर्ट बनाएंगे। आप एयरपोर्ट की बात करते हैं, हम भी इस चीज से सहमत हैं, लेकिन आप उन व्यवस्था को देखिए ना कि गांव में आजादी के इतने साल हो गए और वहां तक आज साधन, यातायात के साधन नहीं है। वहां से लोगों को अपने निजी वाहनों से या पैदल आज भी जाना पड़ रहा है, टेम्पो से जाना पड़ रहा है। अगर वो चीजों पर ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो गरीब आदमी की जो समस्या है उसका समाधान होगा। यातायात की, अगर हम रोडवेज की, जो बसेज की अगर बात करते हैं, आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां प्रॉपर रोडवेज की बसें नहीं जाती, उनको कई कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। इस चीज को कौन समझेगा? यही तो जनता की असली समस्या है, इनका निदान करना चाहिए। और एक चीज बात आपने कहा था कि जो गर्ग साहब से पूछा था, नर्सिंग कॉलेज की बात करेंगे कि 6 नर्सिंग कॉलेज की मैं तारीफ कर देता हूँ। मैं धानिया और गांव अलग है साहब, आप धानियों को गांव मत बनाइए। एक मिनट, रमन साहब, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हो सकता हूँ, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत होगा। आप इसको प्रूव करके दिखा देना। आज भी जो जिले अपने आप में NCR में आते हैं, वहाँ के उनके गाँव में भी बसे नहीं जाते। और दूसरी बात मैं एक आपका आकलन, आप मेरी सुन लीजिए, आपके एक तारीफ कर देता हूँ मेडिकल कॉलेज की, कि आपने मेडिकल कॉलेज जो खोलने की बात कही थी उसके साथ 6 नर्सिंग कॉलेज हो गए। मैं आपकी तारीफ इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि आपने
मुख्यमंत्री जी ने कहा था, वायदा किया था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, और अगर आज यहाँ पर 22 जिले में 22 मेडिकल कॉलेज होते तो शायद हमें 22 नर्सिंग कॉलेज भी मिलते। तो आप 6 पर अगर ये चाहें कि हम आपकी तारीफ करें तो ये तारीफ नहीं कर सकते। कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे तो सीएम की ओर से कहा गया कि 3600 करोड़ का ट्रांसपोर्ट सर्विस का जो बजट रखा गया कि उसमें हरियाणा का बड़ा फायदा होने वाला है। इसमें दिल्ली मेरठ की बात करें, दिल्ली करनाल की बात करें, अलवर की बात करें तो दिल्ली से कनेक्टिविटी हरियाणा की बढ़ेगी। साथ ही एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो 50 एयरपोर्ट्स में से हिसार और गुरुग्राम को फायदा मिलने वाला कि ये भी सीएम की ओर से दावा किया गया। राजकुमार जी, हरियाणा का अगर हम जिक्र कर लें अंतिम सवाल में, आज सीएम की ओर से जो कहा गया कि हरियाणा अच्छी स्थिति में है और जिस तरह के संकेत दिए गए, आप जीडीपी ग्रोथ को लेकर बात करें वो भी देश के मुकाबले या दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो दूसरे राज्य बहुत बुरी स्थिति में है हरियाणा के मुकाबले, ये भी कहा गया। तो इससे उम्मीद तो ये जगती है कि हरियाणा का बजट इस बार बेहतरीन हो सकता है, जो कि सीएम की ओर से आज कहा गया। देखिए, हरियाणा के लिए तो हरियाणा का बजट ज्यादा मायने रखता है, लेकिन केंद्रीय बजट में भी आप देखें ये बात सही है कि राज्यों के लिए अलग से घोषणाएं नहीं होती, और रेलवे बजट भी मुख्य बजट का हिस्सा, इसलिए वो घोषणाएं जो थोड़ी बहुत होती भी है रेलवे के एक्सपेंशन की या ट्रेन चलाने की, वो ज्यादा चर्चा का विषय बन नहीं पाती। लेकिन केंद्रीय बजट में जो भी प्रावधान है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या रेलवे में हो, उसका लाभ सभी राज्यों को मिलता है। और हरियाणा क्योंकि देश की राजधानी के 3 ओर है, बिल्कुल, और सबसे तेज गति से औद्योगिकरण उसका हो रहा है लगातार, उसका सर्वाधिक लाभ हरियाणा को मिलना तय है। जैसे आपने खुद कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा है, तो उसका लाभ हरियाणा को क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। उसी तरह से जो रैपिड रेल सिस्टम की बात हो रही है, उसमें 2 रूट ऐसे हैं जो हरियाणा से होकर निकलते हैं, चाहे दिल्ली से करनाल की बात कर लें, दिल्ली से अलवर की बात कर लें, तो हरियाणा को लाभ तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जैसा मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा कि हरियाणा का बजट भी केंद्र की बजट की तर्ज पर अमृत महोत्सव काल का अमृत वर्ष जैसे अमृत बजट होगा, मतलब उन्हीं विकास के पैमानों को, उन्हीं की दिशाओं को अमल करते हुए काम आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। उसके कुछ संकेत भी उन्होंने दिए, आज तारीख भी तय हो गई बजट सत्र की, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो कुछ प्रवक्ता सवाल कर रहे थे कि हरियाणा को क्या मिला, तो उसका जवाब हरियाणा के अपने बजट में मिलेगा कि किस क्षेत्र को क्या मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, जितने मैं काफी कुछ जो सीएम की ओर से कहा गया मलिक साहब वो लिखकर बैठी हूँ, और बहुत लंबी लिस्ट है जो कि हरियाणा को मिला के बजट के माध्यम से, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, जो कि विश्लेषण के बाद सीएम की ओर से बताया गया। काफी कुछ है, लेकिन देखना ये है किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। आखिरी कमेंट आपका। देखिए, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मैंने जो भी टिप्पणी रखी है, मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से हरियाणा की प्राप्ति का विषय रख दिया, लेकिन जो विषय एक पॉलिटिकल डिस्कशन का होता है मैंने वो रखे हैं, और बड़े स्पष्ट रूप से मैं बोलता हूं कि ये जो पुरानी एक आपको बांट के प्रदेशों में, जातियों में एक आदत थी ना कि जी तेरे को इतना टुकड़ा फेंक दिया, तेरे को इतना टुकड़ा फेंक दिया, तेरे को इतना टुकड़ा फेंक दिया, वो बिल्ली और बंदर वाली कहानी, तो वैसे ही ये हो रहा था। इसको चेंज कर दिया है और सिंपल ये रखा है कि ये भारत का बजट है, ये भारत के लिए सिर्फ इंडिया तक सीमित ना हो जाए, और प्रदेशों को रेवड़ियां दे दे के दिखा के कि जी हमने आपके प्रदेश में ये रेवड़ी दे दी, वो रेवड़ी दे दी, उससे काम नहीं चलता। काम ये चलता है कि समग्र विकास हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो। ठीक है, बजरंग दास जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। समावेशी बजट है, संतुलित बजट है, हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया कि कल पीएम की ओर से भी कहा गया, सीएम की ओर से भी ये कहा गया कि प्रेस वार्ता में। ज्योति जी, रेवड़ी ना बटे, मगर हर एक स्टेट चाहता है कि मेरे प्रदेश के अंदर अच्छा काम हो, केंद्र का सहयोग मिले, जो भी परियोजना केंद्र सरकार लागू करे वो मेरी स्टेट में आए। हम भी चाहेंगे केंद्र जो पैसा खर्च करेगी उसका अंदर ज्यादातर पैसा हरियाणा में आए, हरियाणा में योजना लगे। मगर ये सरकार तो खाली घोषणा की सरकार है ना जी, इस सरकार ने तो क्या है, कर्जा लिया और मलाई खाई और माल पी लिया। जो 48 साल के अंदर कर्जा था हमारे पास 70,000 करोड़ का, इन्होंने 8 साल के अंदर वही कर्जा 3,50,000 करोड़ से ऊपर कर्जा कर दिया। मेरे साथी कहते थे, पीवी रमन जी बोल रहे थे, भाई जहां रेवड़ी बांटने की बात है, पिछली सरकार के अंदर तो अपने चेतों को रेवड़ी बांट देते थे, माल वादे देते,
आज माल का बंदरबाट नहीं होता, तो बंदरबाट तो तुम्हारे राज के अंदर हुआ है। जितने घोटाले हुए आपके राज के अंदर हुए हैं, हमारे राज में आपके राज में आज भी खनन घोटाले चल रहे हैं, आपके राज में घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, घोटाले हुए खनन आपके राज के अंदर हुए हैं। आप छुपा लो या लुका लो, सारी दुनिया देख रही है, कोई बात नहीं। मेरे साथी हरियाणा बजट भी आने वाला है। मैं रमन जी आपसे एक अपील करूंगा, हरियाणा का जो बजट आए मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर लेना। वित्त मंत्री भी मुख्यमंत्री जी है और मुख्यमंत्री वित्त मंत्री है, तो हमसे एक रिक्वेस्ट कर लेना, हरियाणा का ख्याल रख के, ऐसा ना हो मतलब कर्जा लेकर मलाई खा के घर बैठ जाए, जनता के पल्ले। हरियाणा का भी बजट सत्र शुरू होने वाला है। आज की कैबिनेट बैठक में तारीखों पर मुहर लग गई है। 2 चरणों में पिछली बार की तरह बजट सत्र होगा और 20 फरवरी से शुरुआत होगी। उसमें क्या कुछ खास रहता है कि उस पर भी हम चर्चा भी करेंगे और जाकिर के बजट सत्र पर निगाहें भी रहेंगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा की हमने कि हरियाणा को बजट से क्या मिला। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the